जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है मानसी शर्मा। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नया मौलिक अधिकार लेकर आई हूँ, पर उससे पहले हम अपने संविधान में दिए गए एक अनुच्छेद को समझते हैं। अनुच्छेद मतलब एक आर्टिकल, एक ऐसा आर्टिकल जो अपने अंदर बहुत कुछ समाये बैठे हैं। अब चाहे वो राइट टू चूज अ पार्टनर हो, या फिर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर हो, या फिर कोई और राइट। कहने को तो ये आर्टिकल सिर्फ 2 लाइन का है, पर इतना कुछ कैसे समाये बैठा है अपने अंदर। जी हाँ, मैं आर्टिकल 21 की बात कर रही हूँ, जो बात करता है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। देखा जाए तो ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्ट द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब हुआ? मतलब कि अगर कोई इंसान जिसने अपराध किया है उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब फांसी की जो सजा उसको सुनाई गई वो एक स्टैब्लिश प्रोसीजर के थ्रू ही उसको वो सजा सुनाई गई, तो वो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर एक जस्टिफाइड पनिशमेंट है। बट अगर वहीं कोई इंसान किसी का मर्डर कर दे तो आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है। आर्टिकल 21 अपने अंदर इतने सारे राइट्स बदलता और एक्सक्लूड और इंक्लूड करता रहता है। आर्टिकल 21 बदलते हुए समाज के साथ खुद को भी बदलता रहता है और इसी तरह अपने साथ अब एक ये नया मौलिक अधिकार लेकर आया है, जिसे अब हमने रिकॉग्नाइज किया है राइट टू डिजिटल एक्सेस। राइट टू डिजिटल एक्सेस क्या होता है बताती हूँ। राइट टू डिजिटल एक्सेस आजकल की सोसाइटी में, इस तकनीकी सोसाइटी में जहाँ टेक्नोलॉजी का हमारे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का यूज है, उसके अंदर राइट टू डिजिटल एक्सेस को डिग्निफाइड लाइफ के साथ लिंक किया गया है। पर इसका ओरिजिन कैसे हुआ समझाती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2 जजेस बेंच, जिसमें जस्टिस पारदीवाला व जस्टिस महादेवन, इन दोनों ने इस राइट को एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। उन्होंने बोला कि डिजिटल एक्सेस एक वैलिडेटेड फंडामेंटल राइट है इन व्यू ऑफ द चेंज ऑफ दिस सोसाइटी। इस जजमेंट में दोनों जस्टिसेस ने स्टेट्स को डायरेक्शन दिए कि वह मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए एक इकोसिस्टम बनाए जो कि डिजिटल इकोसिस्टम के नाम से जाना जाए, और इसी के चलते उन्होंने कुछ गाइडलाइंस इशू करी इस जजमेंट के अंदर। आर्टिकल 21 के साथ इसको लिंक ऐसे किया गया कि आजकल की सोसाइटी में डिजिटल इंक्लूजन एक चॉइस नहीं रहा है, इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। और डिजिटल इंक्लूजन जिसको नहीं आता, सोसाइटी उसको बहुत अलग नज़रों से देखती है। जैसे कि आप अपने एग्जाम्पल घर में ही देखते हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स, हमारे दादी दादा, हमारी मम्मीज़, हम जब वो हमसे कुछ पूछते हैं कि बेटा ज़रा फ़ोन में हमें ये सिखा दो, हम कितने इरिटेट हो जाते हैं। ओहो मम्मी आपको ये भी नहीं आता, ओहो दादी आपको ये भी नहीं आता। यह समाज में उनको एक्सक्लूड करता है डेली की लाइफ से। डिजिटल इंक्लूजन इक्वल्स टू डिग्निटी इन सोसाइटी। एक इंसान जो डिजिटली इंक्लूड करके चल रहा है अपने आप को सभी के साथ, उसे सभी डिजिटल इक्विपमेंट्स यूज करने आ रहे हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो मेल भेजना हो या फिर वीडियो कॉलिंग करना, तो उसको समाज में एक इज्जत फील होती है, उसे एक्सक्लूडेड फील नहीं होता और सबके साथ मिलकर चलना अच्छा लगता है। तो जब डिजिटल इंक्लूजन को हम उस इज्जत के साथ लिंक करते हैं तो वो डिग्निटी आर्टिकल 21 के साथ लिंक होती है, जो कि डिग्निफाइड लाइफ के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस महादेवन ने आर्टिकल 21 को डिग्निफाइड लाइफ के साथ डिजिटल राइट टू डिजिटल एक्सेस को लिंक किया। अब ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कौन है? हमें तो नहीं दिखते, सोसाइटी में दिखते हैं पर हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम अपने डिजिटल वर्ल्ड में इतने बिजी रहते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप या वल्नरेबल क्लास जैसे कि सीनियर सिटीजन्स, रूरल क्लास, हैंडीकैप पीपल, एसिड अटैक विक्टिम्स या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, ये ऐसी क्लासेस हैं जिन्हें अभी तक डिजिटल एक्सेस यूज़ करना नहीं आया है और इनके इंक्लूजन के लिए ही बेसिकली ये जजमेंट आया। अब जैसे कि हम केस देखते हैं,
प्रज्ञा प्रसून जी का ही और अमर जैन का। प्रज्ञा प्रसून एक एसिड अटैक विक्टिम थी, अमर जैन विजुअली इम्पेयर्ड थे। अब जहां जाएं उनको हर जगह डिजिटल लाइफ दिखे। जब कोई गवर्नमेंट स्कीम उनको अवेल करनी हो या फिर कहीं आधार कार्ड में फोटो ही चेंज करानी हो तो डिजिटल लाइफ। एसिड अटैक की वजह से प्रज्ञा मैम का फेस डिसफिगर्ड था और अमर जी अपनी आईज को पूरी तरह नहीं इधर उधर कर पाते थे। जब भी डिजिटल वेरिफिकेशंस होती हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जो कोई भी एक नॉर्मल इंसान कर पाता है, जैसे कि ब्लिंक करना, हेड को टिल्ट करना या फिर पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर अपना हेड रखना। एक दिव्यांग जन के लिए अगर देखा जाए बहुत मुश्किल होता है ये, लेकिन नॉर्मल लोग तो इसे कर लेते हैं। अब जहां वो मुश्किल होती है तो उनका डिजिटल एक्सक्लूजन शुरू हो जाता है, उनको अपनी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में डिले मिलता है और इसी तरह से गवर्नमेंटल स्कीम्स एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज को अवेल करने में डिले होता है। इसी के चलते इन दोनों ने पेटिशन लगाई जिसमें उन्होंने रिलीफ मांगा कि उनके लिए भी ऐसा एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर इनके या इनके जैसे लोग अपने आप को इंक्लूडेड फील करें, सोसाइटी से हटके फील ना करें। अब कोर्ट ने इनके पेटिशन तो सुनी, कोर्ट ने ये माना भी कि हाँ सोसाइटी में एक डिजिटल डिवाइड तो बना हुआ है। इसी के चलते कोर्ट ने बोला स्टेट्स को कि एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाए, डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करे। ब्रिज मतलब डिजिटल डिवाइड के बीच में एक पुल बनाए और डिजिटल लिटरेसी फैलाएं। डिजिटल लिटरेसी को फैलाने के लिए जस्टिस पारदीवाला एंड जस्टिस महादेवन ने 20 गाइडलाइंस इशू किए स्टेट्स के लिए, इंक्लूडिंग द आरबीआई डिजिटल ई-केवाईसी प्रोसेस, कि आप लोग अपने प्रोसीजर्स में ये 20 गाइडलाइंस डालें। अगर इनके अलावा भी 20 गाइडलाइंस एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है, अगर इनके अलावा भी स्टेट्स को लगता है कि हमें और भी चीज़ें डाल देनी चाहिए दिव्यांगजन या वल्नरेबल क्लासेस के लिए, तो 20 गाइडलाइंस के अपार्ट भी वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस डाल सकते हैं जिससे ऐसे मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स डिजिटल एक्सेस को अवेल कर सकें। ये 20 गाइडलाइंस आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस जजमेंट का हमारी सोसाइटी पर असर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत सरकार का सपना डिजिटल इंडिया का पूरा होगा, क्योंकि जब हम किसी को राइट टू डिजिटल एक्सेस देते हैं एंड दैट टू एज अ फंडामेंटल राइट, तो डिजिटल एक्सेस डिजिटल इंडिया की तरफ एक बढ़ता कदम साबित होता है। दूसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट मिलेगा। जब लोग आएंगे वो गवर्नमेंटल पॉलिसीज एंड स्कीम्स को अवेल करेंगे तो उनको सोसाइटी में एक अपलिफ्टमेंट मिलता है। इसी के साथ साथ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मिलती है लोगों को, और सबसे अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट राइट टू डिजिटल एक्सेस से कैसे कनेक्टेड है? देखिए, अगर हम बहुत संगीनता से सोचें तो एसिड अटैक विक्टिम्स मोस्टली विमेन होती हैं। मैंने तो मोस्टली विमेन ही देखी हैं। हाँ, आदमियों को भी कभी कभी एसिड मुंह पर पड़ जाता है, बट दैट टू एज एन एक्सीडेंट। बट विमेन विक्टिम्स में एक्सीडेंट तो नहीं होता है। तो ऐसी विमेन जो एक तो पहले ही सोसाइटी में ऐसे दुखों से गुजर रही हैं, एक अनचाहे इवेंट ने उनका जीवन पूरी तरह बदल के रख दिया और उसकी वजह से उनको अब आगे बढ़ने में, समाज के साथ चलने में दिक्कत हो रही है, ऐसी वुमेन के लिए डिजिटल एक्सेस फंडामेंटल राइट के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है और इसी तरह ये लाता है विमेन एम्पावरमेंट को। तो आर्टिकल 21 सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एज पर मी। पर्सनली बताऊं तो मैं सोचती हूँ कि हमारा जो संविधान है ना, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब इट ब्रीथ्स, सांस लेता है वो हल्की 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 हल्की।
आर्टिकल 21 बदलते हुए समाज के साथ खुद को डायनामिक बनाता है। मुझे लगता है अगर आर्टिकल 21 नहीं होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर बहुत लैक करता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली फ्लेक्सिबल है एंड पार्टली रिजिड। तो फ्लेक्सिबल कैसे है ये? इन्हीं आर्टिकल्स की वजह से। जैसे जैसे समाज बदलेगा आर्टिकल 21 बदलेगा, और कौन जाने अभी आर्टिकल 21 में कितना कुछ देखना बाकी है। इसी के साथ हम इस आर्टिकल को खत्म करते हैं। राइट टू डिजिटल एक्सेस के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स और इम्पॉर्टेंट लॉज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।